Hello, good afternoon. Yugeshwari, Siddesh, Anisha, Mahi, Siddhi, good afternoon. कैसे हो भाई सब लोग? खाना वाना हो गया क्या? अच्छा अच्छा, हर्षद सर का तो लेक्चर हुआ ही नहीं, तो मजे चल रहे हैं तुम्हारे तो। क्या बोलते हो? हम्म? ओके। शुभम, दीपिका, गुड आफ्टरनून गाइस. ऑल राइट. बोर होता है लेक्चर नहीं हुआ तो? ओके. अरे मैडम 4 लेसन्स रह गए हैं और हर्षद सर के, तो और होंगे ना, फिर उनके लेक्चर्स आएंगे अभी फिर आई गेस. ऑलराइट. हर्ष शुक्ला, मानसी, सुबोध, हेलो, हाय. ऑलराइट गाइस, चलो यार, अब हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करेंगे क्या? तो बोलो हाँ करेंगे, नहीं करेंगे तो बोलो हाँ करेंगे, ठीक है ना? ओके, चलो यार. गाइस हम लोगों ने कल एग्जीक्यूटर से हम लोगों को स्टार्ट करना था, ठीक है ना? तो एग्जीक्यूटर से हम यहाँ पर आज स्टार्ट करेंगे ये वाली टर्म, और फिर कल जो हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा उसमें मैं सारे एक बार टर्म्स जो है वो डिस्कस करूंगी, ठीक है? चलो. अच्छा, इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारे बाकी के चैप्टर्स हैं वो एक एक वीडियो जो आने वाला है, वो एक एक वीडियो आएगा आपका लाइव पर रिवीजन का, तो आप लोग उसमें उसमें आप लोगों का वो वाला पार्ट कवर हो जाएगा. ये जो हमारे अभी के 10 लेक्चर्स जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे उसमें हम लोग यही वाला चैप्टर खत्म करेंगे, फिर आगे के जो छोटे छोटे रिविजन लेक्चर्स हैं वो बाकी चैप्टर्स के आगे रहेंगे, ठीक है ना? और वो आएंगे उसके पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी. चलो, अभी हम स्टार्ट करते हैं एग्जीक्यूटर से, ठीक है? किससे स्टार्ट करने वाले हैं हम? एग्जीक्यूटर से. अब कल मैंने आपको बताया था कि शाहरुख खान जो है उसके 3 बच्चे हैं, 1, 2 और 3, ठीक है? अब शाहरुख खान की कभी ना कभी तो डेथ होगी, ठीक है? तो ये जो डेथ होगी, तो शाहरुख खान एक विल छोड़कर गए हैं. क्या छोड़कर गए हैं? विल छोड़ के गए. अब जब भी कोई विल ऐसे अगर बाय चांस कोई किसी की डेथ हो जाती है और वो विल छोड़कर जाते हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है कि बस विल है अपने पास, अब सीधे सीधे बच्चे जाएंगे और प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेंगे. ऐसा नहीं होता है. उन लोगों को सबसे पहले कोर्ट में जाना पड़ता है. कहाँ जाना पड़ेगा इन लोगों को? तीनों बच्चों को कोर्ट में जाना पड़ेगा, और कोर्ट में ये जाकर विल के लिए एक सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा. मतलब विल के बदले ये एक सर्टिफिकेट लाएंगे, ठीक है ना? वो सर्टिफिकेट लेकर आने के बाद ये ही 3 बच्चे जाएंगे और तीनों जाकर क्या करेंगे? तीनों जाकर रजिस्ट्रार के ऑफिस में, जहां पर ये सारी प्रॉपर्टीज का के डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, प्रॉपर्टीज के सारे वो होता है कि प्रॉपर्टी एग्जैक्टली किसके नाम पर कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के सारे रिकॉर्ड्स होते हैं कि पहले प्रॉपर्टी शाहरुख खान के नाम पर थी. तो अब ये जो तीनों बच्चे हैं, ये वो जो विल का सर्टिफिकेट है, वो विल का सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे रजिस्ट्रार के ऑफिस में, और वहां पर अपने नाम पर प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवा लेंगे. तो ये तीनों बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये इतना सारा जो पूरा प्रोसेस कर रहे हैं, ये तीनों मिलकर विल को एग्जीक्यूट कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? विल को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटर. क्या बोल रहे हैं इसको गाइस? एग्जीक्यूटर. अब एग्जीक्यूटर अगर ये तीनों बच्चे हैं,
और शाहरुख खान जो है उसने विल बनाई है, तो शाहरुख खान को हम क्या बोलेंगे, टेस्टेटर बोलेंगे। तो जो बंदा विल बनाता है उसको हम बोलते हैं टेस्टेटर, और जब वो मर जाता है तो हम उसको बोलते हैं डिसीज्ड। तो बेसिकली शाहरुख खान क्या हो जाएगा बाद में, डिसीज्ड टेस्टेटर। तो डिसीज्ड टेस्टेटर ने विल बनाई, पर विल में प्रॉपर्टी को अपने नाम करने के लिए जो वो कोर्ट गए, जो लोग कोर्ट गए, कोर्ट जाके उन्होंने सारा सर्टिफिकेट लिया, फिर प्रॉपर्टी नाम पे करवाई, तो वो सारा काम जो है वो कौन कर रहा है, एग्जीक्यूटर कर रहा है। अब मैम ये कौन डिसाइड करेगा कि एग्जीक्यूटर कौन होगा, क्या सारे बच्चे एग्जीक्यूटर बन सकते हैं, नहीं। विल में नाम लिखा होता है कि ये जो जो लोग हैं ये एग्जीक्यूटर बनेंगे। अब शाहरुख खान ऐसा भी कर सकता है कि भाई मेरा तीसरा बच्चा बहुत ज्यादा छोटा है, वो ना छोटा सा जो अब्राहम क्या नाम है सबसे छोटा है, तो उसने सोचा कि जो सबसे मेरा बड़ा वाला बेटा है सिर्फ उसी को एग्जीक्यूटर बनाऊंगा, तो विल में लिख देगा शाहरुख खान कि मेरा जो बड़ा वाला बेटा है वो एग्जीक्यूटर रहेगा। तो अब बड़ा वाला बेटा ही क्या करेगा, कोर्ट में जाएगा, सर्टिफिकेट लेगा, सर्टिफिकेट लेकर आकर फिर क्या करेगा, सर्टिफिकेट लेकर आकर वो रजिस्ट्रार के पास जाएगा और प्रॉपर्टी उन लोगों में बांट देगा जिन का नाम कहां पर लिखा हुआ है, विल में लिखा हुआ है। क्लियर है। उसके बाद आता है नेक्स्ट टर्म एक्सपेक्टेड रिटर्न। क्या आता है गाइस, एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न बेसिकली क्या होता है, देखो डिविडेंड पता है तुम लोग को, डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड समझते हो, बताओ मुझे फटाफट से चैट में, डिविडेंड क्या होता है। आता है कि नहीं आता है डिविडेंड किसी को, इनकम ऑफ शेयर होल्डर, समथिंग इन रिटर्न, इंटरेस्ट। ओके बहुत बढ़िया। अरे सिंपल सी बात है ना यार, देखो एक क्रेडिटर होता है, एक कोई क्रेडिटर होगा जिससे कंपनी लोन लेगी, तो क्रेडिटर को तो कंपनी इंटरेस्ट देगी, पर अगर शेयर होल्डर उसी कंपनी में पैसा लगा रहा है तो उसको इन्वेस्टमेंट पे कुछ पैसा मिलना चाहिए ना, क्योंकि इतने टाइम तक उसका पैसा कंपनी में ब्लॉक्ड रहेगा। या तो अपन पैसा कहाँ डालते हैं, एफडी करवा लेते हैं पैसे की, फिक्स डिपॉजिट जो होता है ना, या अपन अपने बैंक में पैसा डाल देते हैं, तो उससे हमें कहीं ना कहीं पैसा रिटर्न इंटरेस्ट मिलता रहता है जो बैंक देता है। कंपनी को भी ऐसा इंटरेस्ट, ऐसा रिटर्न कंपनी को देना पड़ता है, किसे, शेयर होल्डर को, जिसको हम डिविडेंड बोलते हैं। तो भाई कितना डिविडेंड आएगा, कितने डिविडेंड की उम्मीद रहेगी, कितने रिटर्न की उम्मीद रहेगी, वो क्या बन गया, एक्सपेक्टेड रिटर्न। आ रहा है समझ में। तो डिविडेंड एक तरह का रिटर्न है जो एक्सपेक्ट कौन करता है, जिसकी उम्मीद किसे होती है, शेयर होल्डर को। सो व्हाट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न, द रिटर्न एन इन्वेस्टर विच ही माइट एक्सपेक्ट ऑन एन इन्वेस्टमेंट if it were made many times over an extended period। तो बेसिकली क्या होता है, एक तरह का एक मैथमेटिक्स होता है, एक एनालिसिस होता है। जो ब्रोकर्स होते हैं ना, ये जो क्या बोलते हैं उसको, बैंकर्स होते हैं, ये सब लोग क्या करते हैं, ये सारा एनालिसिस करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं कि किसी बंदे को कितना रिटर्न आएगा। ठीक है, तो अगर मैं एक इन्वेस्टमेंट बहुत बार करूं, हर महीने में कोई ना कोई इन्वेस्ट करूं, तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मुझे कितना रिटर्न आएगा। तो कैलकुलेशन जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न। आया क्या समझ, आया तो बोलो आया, नहीं आया तो बोलो नहीं आया। ठीक है, उसके बाद आता है फैक्टर। अब ध्यान से सुनना, है कौन सा फैक्टर है, वो फियर फैक्टर से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है ना। फैक्टर बेसिकली कौन होता है, जो आपने बेसिकली क्या किया, आपने एक बंदे से लोन लिया। ठीक है, आपने क्या किया, एक बंदे से लोन लिया। ठीक है, लोन लिया और उसको क्या दिए, गुड्स दिए। गिरवी रखना पड़ेगा ना कुछ, फ्री में तो कुछ नहीं होगा। आपने एक से लोन लिया, लोन आपने किससे लिया, मयूर सर से। किससे लोन लिया, मयूर सर से। ठीक है ना, मयूर सर से आपने लोन लिया, वो लोन आपने उनसे लिया और वो आपने उनके सामने गिरवी रख दिया आपके गुड्स। ठीक है, अब मयूर सर तो आप जानते हो कितने बिजी हैं,
ठीक है, बिजी तो है, बहुत ज्यादा बिजी है, उनको तो कितनी चीजें करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो मयूर सर इतने ज्यादा बिजी हैं, तो मयूर सर ने ना एक बंदे को कांटेक्ट किया, एक मिडिल मैन को कांटेक्ट किया, ठीक है। वो मिडिल मैन क्या होगा, वो मिडिल मैन काम करेगा वसूली भाई का। किसका काम करेगा, वसूली भाई। वो गोलमाल में आता है ना वसूली भाई, वैसे वसूली भाई से कांटेक्ट करेगा और बोलेगा कि भाई मुझे जो ये बंदा है जिसने लोन लिया है, चलो लोन मैंने ले लिया है, मैं तो हुई गरीब, ठीक है ना। तो मैंने लोन लिया, तो मयूर सर ने क्या बोला इस बंदे को, ये बंदे का नाम है राज आवटे सर, ठीक है ना। तो राज सर को इन्होंने ढूंढा और राज सर को इन्होंने बोला कि मेरे को ना सौम्या मैम से डील नहीं करना है, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, आप एक काम करो, आप मुझसे इनके गुड्स ले लो, ठीक है। इन्होंने मयूर सर ने राज सर को क्या बोला कि सौम्या मैम ने जो गुड्स मेरे सामने गिरवी रखे हैं वो गुड्स आप ले लो, उनका पोजेशन आप ले लो और उनसे पैसे रिकवरी भी आप करो। मैं उनसे पैसे रिकवर अप नहीं करूंगा, आप ही पैसे रिकवर करो, और अगर जरूरत पड़े पैसे नहीं रिकवर हो रहे तो आपको गुड्स बेचना है, वो गुड्स भी बेच देना, मतलब जो गुड्स गिरवी रखे हैं वो भी आप बेच देना, आपको जो करना है वो आप करो, पर जब मिल जाए तो पैसा मुझे वापस दे देना। और इसके लिए आप क्या लोगे, इसके लिए आप लोगे एक कमीशन। क्या लोगे, कमीशन। फ्री में तो नहीं करेंगे ना, कमीशन लेंगे। तो ये जो राज सर है ये क्या है, हमारे फैक्टर। तो कैसे मर्केंटाइल एजेंट, मर्केंटाइल मतलब ऐसे कमर्शियल एजेंट है, कमर्शियल मतलब जो पैसों के लिए काम करते हैं, जो अपने ही नाम पे काम करते हैं, वो गुड्स लेते हैं सामने वाले से, उसको होल्ड करते हैं, उसको अपने पास रखते हैं, और अगर पैसा रिकवर नहीं होता है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो रिकवर नहीं होता है, तो फिर वो गुड्स को सेल कर देते हैं। आ रहा है सबको समझ में अच्छे से। पर ये जो गुड्स को सेल करने की बात है, गुड्स को होल्ड करने की बात है, कितना पैसा रिकवर करना है, ये सारी बातें राज सर को किसने बताई, मयूर सर को बताई, है ना। तो मतलब बेसिकली बात इतनी सी है कि जो अग्रीमेंट हम दोनों लोगों के बीच में होगा, जो अग्रीमेंट, बोरोर मतलब मैं, लेंडर मतलब मयूर सर, हमारे बीच में जो अग्रीमेंट होगा, उस अग्रीमेंट की जो टर्म्स है उसके बेसिस पे राज सर काम करेंगे। मतलब जो राज सर है, जो फैक्टर है, जो एजेंट है हमारे, वो अपने मन से कोई नई चीजें नहीं कर सकते कि मेरा लोन माफ कर दिया या मेरे गुड्स मुझे रिटर्न कर दिए, वो ये सब खुद से नहीं कर सकते हैं। मेरे और मयूर सर के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ है, उस अग्रीमेंट के हिसाब से बस राज सर आएंगे, राज सर वो गुड्स होल्ड करेंगे, राज सर वो गुड्स अपने पास रखेंगे और मुझसे लोन की वसूली करेंगे। मैं लोन रीपे नहीं कर पा रही हूँ, वो गुड्स बेच देंगे और पैसा कमा लेंगे, पैसा कमाएंगे और वो मयूर सर को रिटर्न कर देंगे और उसका कमीशन वो मयूर सर से ले लेंगे। तो वो कौन बना, फैक्टर। अब बोलो आया क्या समझ, फटाफट से चार्ट में बताओ। यस, आग लगाई क्या, चलो एक बार फाइनली 1-2 सेकंड में मैं रिपीट कर देती हूँ। फैक्टर क्या होता है, जो भी लेंडर होता है, लेंडर बिजी है, लेंडर के पास ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। फैक्टर, लेंडर क्या करेगा, लेंडर एक एजेंट को अपॉइंट करेगा जिसको हम फैक्टर बोलते हैं। तो अब मैं एजेंट नहीं बोलूंगी, मैं फैक्टर बोलूंगी। तो लेंडर ने एक एजेंट को अपॉइंट किया कि मैंने एक बोरोअर को लोन दिया है, तो उस बंदे से तुम लोन रिकवर करो, उससे वसूली करो, और उसने जो गुड्स मेरे पास गिरवी रख रखे हैं वो तुम गुड्स ले लो, गुड्स अपने पास रखो, अगर लोन रिकवर नहीं हो तो गुड्स बेच देना और इसके बदले मैं तुम्हें कमीशन दे दूंगा।
खत्म है बात। अगर अच्छा फैक्टर ने पूछा कि क्या मैं अपने हिसाब से आप दोनों के जो बीच में अग्रीमेंट हुआ है उसमें चेंजेस कर सकता हूँ, तो लेंडर ने क्या बोला, मयूर सर ने क्या बोला, नहीं, हमारे बीच में जितना अमाउंट फिक्स हुआ है, गुड्स की बात हुई, वो सब हमारे बीच में जैसे वैसे ही रहेगा, ठीक है, आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो। आपको मैंने अमाउंट बता दिया, आप अमाउंट रिकवर करो, और नहीं रिकवर हो रहा है तो गुड्स बेच दो, कोई माफ वाफ करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पे, दैट इज फेमा। नेक्स्ट क्या है गाइस, फेमा। फेमा क्या होता है, फेमा बेसिकली एक एक्ट है जो आप लोग एग्जीक्यूटिव में पढ़ोगे, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। जितने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व हो जाती है। जैसे अगर मैं बाहर अपना यहाँ से सामान एक्सपोर्ट कर रही हूँ, मतलब मैं यहाँ से गुड्स बाहर बेच रही हूँ, तो सामने वाला पेमेंट मुझे रुपीज में तो नहीं करेगा ना, मुझे सामने वाला पेमेंट किस में करेगा, बाहर की करेंसी में, जैसे डॉलर हो गया, यूरोज हो गए। तो उसमें उसके लिए उसको रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट बना है जिसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। कब आया था? 1999 में आया था। इसके पहले एक एक्ट था फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ये फेरा पहले था और अब ये फेमा बन गया है। फेरा 1978 का एक्ट था, उसको रिप्लेस किसने किया? फेमा ने किया 1999 में आके, ठीक है ना। जो किसको रेगुलेट करता है? जितने भी फॉरेन एक्सचेंज मतलब मनी, डॉलर जो इन्वॉल्व होता है ना, जिसमें हम डॉलर को मनी रुपी में कन्वर्ट करेंगे, रुपी को डॉलर में करेंगे, रुपी को यूरोज में करेंगे, यूरोज को रुपी में करेंगे। तो ये जो पूरा कन्वर्जन चलता है उसके लिए एक एक्ट बना है ताकि कोई फॉरेन करेंसी की चोरी ना कर सके, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। फिड्यूशियरी। फिड्यूशियरी का मतलब होता है, बहुत सिंपल है, फिड्यूशियरी का मतलब होता है ट्रस्ट। फिड्यूशियरी का मतलब क्या होता है? ट्रस्ट। तो जो लोग, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी को ट्रस्ट करके अपने बहुत सारे पैसे रखने दे रही हूँ कि अभी तो अपने पास रख, जब मुझे जरूरत लगेगी मैं तुझसे लेते जाऊंगा, मतलब मैं उसके साथ एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में हूँ, मतलब मैं उसके साथ एक ट्रस्ट के रिलेशनशिप में हूँ। आ रहा है समझ में सबको? बहुत अच्छे से। सो फिड्यूशियरी मतलब क्या? जैसे एक डायरेक्टर होता है ना कंपनी का, तो डायरेक्टर एक कंपनी के साथ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में होता है, मतलब ट्रस्ट के रिलेशनशिप में होता है, मतलब वो कंपनी का पैसा सही तरह से इस्तेमाल करेगा, मतलब वो कंपनी का पैसा डुबाएगा नहीं, कंपनी का पैसा खुद अपने पेट में नहीं डालेगा। तो इसलिए डायरेक्टर और कंपनी एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में होते हैं, ठीक है, मतलब एक ट्रस्ट के रिलेशनशिप में होते हैं जिसमें धोखाधड़ी ये सब कुछ इन्वॉल्व नहीं होता है। आ रहा है समझ में? जो पर्सन पे ट्रस्ट किया जाता है उसको एथिकली, उसको मॉरली काम करना पड़ेगा, उसको सही गलत में डिफरेंस समझकर काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब एक का डाउट है सिद्धि का, सो डेल क्रेडिटर और फैक्टर सेम है क्या? नहीं, डेल क्रेडिटर एजेंट जो है वो काम किसके लिए करता है? वो उस प्रिंसिपल के लिए काम करता है जिसको गुड्स जो गुड्स बेच रहा है, उसमें लोन इन्वॉल्व नहीं होता है। मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया था डेल क्रेडिटर में कि भाई मैं पुणे में काम करती हूँ, अब मुझे अपना बिजनेस मुंबई में फैलाना है ना, तो मुंबई में फैलाने के लिए मैंने एक एजेंट को ढूंढा और उस एजेंट को मैंने हायर कर लिया, तो मैं तो उस बंदे को हायर कर रही हूँ, मैंने किसी को लोन थोड़ा ना दिया है, मैंने तो अपने पास गुड्स बेचने के लिए उसको बोला है कि अब तू मेरे बिहाफ पर, मेरे नाम पर गुड्स बेच, और जो गुड्स तू बेचेगा उसका कमीशन ले लेना, ठीक है। लेकिन फैक्टर तो ऐसा बंदा है जो वसूली करवाता है। वसूली मतलब क्या? कि मैंने अगर किसी को लोन दिया है तो, और मुझे रिकवरी का टाइम नहीं है, तो मैं तुम्हें फैक्टर अपॉइंट करूंगी कि तुम जाओ और तुम उससे वसूली करो, उसके जो गुड्स गिरवी रखे वो भी तुम रख लो। आ रहा है समझ में? और फिर अगर देखो, अब देखो दो पॉसिबिलिटीज है, मेरे उससे दो पॉसिबिलिटीज थी, या तो मैं पैसा पे कर देती, या तो मैं लोन रीपे कर देती। अगर लोन रीपे कर देती तो कुछ बेचने पड़ते क्या? नहीं। अगर लोन रीपे कर दिया तो सीधे सीधे पैसा दे दूंगी और अपने गुड्स वापस ले लूंगी। पर अगर मैंने लोन रीपे नहीं किया तो फिर फैक्टर क्या करेगा? अब फैक्टर उसका मेरे गुड्स बेच देगा और फिर जो पैसा रिकवर होगा वो मयूर सर को दे देगा। तो डेल क्रेडिटर बिल्कुल अलग होता है और फैक्टर बिल्कुल अलग होता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। आगे है FIPB। FIPB क्या है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड बेसिकली क्या होता है? आप लोगों ने अभी सुना कि रिलायंस ने अपना कुछ शेयर फेसबुक को बेच दिया,
सुना है ना, रिलायंस जियो ने अपना कुछ शेयर जो है वो फेसबुक को बेच दिया। तो फेसबुक को बेचा मतलब क्या, रिलायंस के शेयर्स जो थे वो फेसबुक ने खरीद लिए। समझ आया, ये जो हुआ ना, रिलायंस ने फेसबुक को बेच दिया, तो रिलायंस पहले बार तो कंपनी नहीं बेची है, रिलायंस के कुछ शेयर्स जो अभी सिर्फ अंबानी होल्ड करते थे या कोई तो और इंडियंस होल्ड करते थे, अब उसमें से कुछ शेयर जो है वो फेसबुक ने खरीद लिए, मतलब मार्क जकरबर्ग ने खरीद लिए। तो मार्क जकरबर्ग के पास क्या रुपीस पड़े हुए थे क्या, नहीं, मार्क जकरबर्ग के पास क्या थे, डॉलर थे। आ रहा है समझ में, तो जब मार्क जकरबर्ग या कोई भी ऐसे फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में से शेयर्स परचेज कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं एफडीआई। क्या बोलते हैं हम उसको, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं गाइस हम उसको, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक तो हम लोगों ने वो एडीआर जीडीआर पढ़ा है, जिससे वो कंपनी फंड्स वहां से रेज कर सकती है, पैसा वहां से, कैपिटल वहां से उठा सकती है। और एक तरीका क्या होता है, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसमें हम डायरेक्टली उसको अपनी होल्डिंग बेच देते हैं। आ रहा है समझ में, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को रेगुलेट करना कि कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कितने शेयर्स परचेज हो रहे हैं, वो सारी चीजें कौन देखता है, एक गवर्नमेंट बॉडी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, FIPB। क्लियर है क्या, बहुत अच्छे से बढ़ेंगे। चलो अब आता है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, ये भी थोड़ा टफ है तो ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो देखो देखो, in contrast to the business finance term and definition fixed rate, the floating interest rate will change with market fluctuation. Also referred to as variable rate or adjustable rate, these amounts may often start out lower than the fixed percent. This makes them more appealing the short term if the market is trending down. मैम 1% समझ में नहीं आया, मुझे भी पता है। चलो सिंपल सी बात है, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, बहुत सारे बैंक्स क्या करती है, बैंक्स बड़ी शानी होती है। एक आप लोगों को पता है, अगर आप लोन ले रहे हो तो 8% 9% इंटरेस्ट से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, है ना। तो एक होता है फिक्स्ड इंटरेस्ट, एक होता है फ्लोटिंग। फिक्स्ड और फ्लोटिंग, फिक्स्ड और फ्लोटिंग में क्या डिफरेंस होता है, अगर मैं बैंक से, मेरे को एक बिजनेस खोलना है, मेरे को ना चाय बड़ी पसंद है, ठीक है, मतलब मैं दिन में 5-6 लीटर चाय पी लूं, ठीक है, तो अब चाय का बिजनेस मेरे को खोलना है। तो अभी चाय के बिजनेस के लिए मेरे पास तो पैसा है नहीं, मैंने बताया गरीब मयूर सर भी पैसे नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी चाय के बिजनेस के लिए मुझे एक लोन लेना है, वो लोन बहुत छोटा सा एक लोन है, मतलब चाय के बिजनेस के लिए मुझे क्या ही लोन लगेगा ना, ज्यादा पैसा तो लगेगा नहीं, 10-12 लाख रुपए लगेंगे। तो मुझे चाय के बिजनेस के लिए जो लोन लेना है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ले लूं। फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या, हर महीने मुझे उतना ही अमाउंट पे करना है। फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या, 9% है। कितना है, 9% है। मतलब अगर आज मेरा लोन अग्रीमेंट बैंक के साथ हो गया, बैंक कौन सी, एक्सिस बैंक है, तो मैंने एक्सिस बैंक से बोला कि सर मुझे 10 लाख रुपए का लोन दे दो। सर ने बोला फिक्स्ड रेट पे लोगे या फ्लोटिंग रेट पे लोगे, मैंने बोला आप डिफरेंस बताओ। उन्होंने बोला फिक्स्ड रेट 9% आपको पे करना पड़ेगा, मतलब 10 लाख का 9% पर एनम, मतलब साल भर मुझे 9% पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब मुझे 9% के हिसाब से मंथली कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, पर वो अमाउंट इक्वल होगा। अब एक हो जाता है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या हो जाएगा गाइस, एक फ्लोटिंग रेट। फ्लोटिंग रेट में क्या होगा, फ्लोटिंग रेट मैंने पूछा कितना है, उन्होंने बोला 7%। मैंने बोला भाई ऐसा क्यों, मैं तो 7% ही लूंगी, मैंने सीधे बोल दिया। उन्होंने बोला मैम फ्लोटिंग रेट जो होगा वो फ्लोट होता रहेगा, फ्लोट होता रहेगा मतलब मार्केट के हिसाब से चेंज होता रहेगा। आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है ना, इकोनॉमिक्स में डिमांड अगर किसी चीज की बढ़ती है तो उसकी प्राइस भी बढ़ जाती है। तो अगर मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट का की डिमांड बढ़ेगी, अगर मार्केट में उस लोन की डिमांड बढ़ेगी तो मेरा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा और फिर मुझे तब ज्यादा रेट भरना पड़ सकता है। आ रहा है समझ में। तो मैंने पूछा क्या ये
रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 से 10% भी जा सकता है, उन्होंने बोला हाँ। मैंने पूछा क्या ये 7 से 6% भी जा सकता है, उन्होंने बोला हाँ। तो ये जो है ये ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, दिस मेक्स इट मोर अपीलिंग। अपीलिंग मतलब अट्रैक्टिव लगता है लोगों को, क्यों? क्योंकि अरे ये तो 9% है, ये तो 7% है, तो मैं तो 7% ही ले लूंगी। पर मैं ये नहीं समझ रही हूँ कि 7 का 10 भी हो सकता है अगर मार्केट में चेंजेस आए तो। आ रहा है समझ में? लेकिन 9% ही रहेगा, मार्केट में कुछ भी हो जाए, भूचाल आ जाए, मार्केट के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% चले जाए, अगर मैंने फिक्स चूज किया है तो मुझे 9% ही पे करना पड़ेगा। आया क्या समझ अच्छे से? सो मानसी ने बोला मैम फ्लोटिंग रेट मींस इंटरेस्ट रेट चेंज होता रहेगा 100%। और इंटरेस्ट रेट कैसे चेंज होगा? मार्केट की डिमांड के हिसाब से। कैसे चेंज होगा? मार्केट की डिमांड के, मार्केट के फ्लक्चुएशंस के हिसाब से। जो फ्लक्चुएशंस होता है ना, वो फ्लक्चुएशंस के हिसाब से होता रहेगा। आ रहा है समझ में? तो लोग फ्लोटिंग क्यों चूज करेंगे? क्योंकि उनको ये कम लग रहा है। लोग फिक्स क्यों चूज करेंगे? क्योंकि उनको इस झंझट में नहीं पड़ना है कि मार्केट रेट चेंज होता जाए और हमें और हायर पे करना पड़ जाए, हमें और 10% पे करना पड़ जाए। तो इट्स बेटर हम 9% में खुश हैं, भले हमें 2% फ्लोटिंग से ज्यादा पे करना पड़े। आया समझ? तो बोलो हाँ या ना। एनम से पहले इंटरेस्ट डिपॉजिट कर दे तो हाँ ऑब्वियसली, अगर आपने पूरा अमाउंट पहले पूरा लोन ही रिपे कर दे तो बात ही कहाँ खत्म हो जाती है ना। अगर आपने पूरा का पूरा लोन रिपे कर दिया तो फिर फ्लोटिंग फिक्स छोड़ दो। फिर जब तक आपने लोन रिपे करा था, जब तक आपने रिपे नहीं किया था, तब तक का चेक करेंगे। फिक्स्ड है तो सेम पर लगेगा, फ्लोटिंग है तो फिर मार्केट के हिसाब से चेंज होगा। ठीक है, जिस दिन आपने लोन रिपे किया उस दिन खत्म। अब जो तुम बोल रहे हो एनम का, तो ये ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल साल के आखिरी में आप इंटरेस्ट पे करते हो। अगर 9% पर एनम है तो आपको मंथली 9% के हिसाब से पे करना पड़ेगा। आ रहा है सबको समझ में? इक्वल इंस्टॉलमेंट में वो मंथली डिवाइड होगा। डन है क्या? बढ़ेंगे आगे, तो बोलो हाँ या ना। एक बार में फुल इंटरेस्ट दे नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। पॉलिसी होती है कि आप ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट पूरा एक साथ में पे कर दिया और प्रिंसिपल बाद में कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। पॉलिसी वो अग्रीमेंट ही वैसा बनता है कि आपको धीरे धीरे पे करना है। अब वो जो धीरे धीरे पेमेंट होता है ना, वो डिसाइड करते हैं कि आपको कैसे, वो क्वार्टर, वो 3 मंथ्स का भी एक साथ हो सकता है, वो मंथली भी हो सकता है, वो हाफ ईयरली भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है पॉलिसी पर। बट ऐसा आप नहीं कर सकते कि आपने मार्केट की फ्लक्चुएशन से बचने के लिए आपने कम इंटरेस्ट पे लोन तो ले लिया, फ्लोटिंग इंटरेस्ट पे लोन ले लिया 7% और फिर आपने एक साथ भर दिया। भाई बैंक भी बेवकूफ नहीं है ना, बैंक ने आपको 7% पे क्यों दिया? क्योंकि अगर लोन का रेट मार्केट के कारण बढ़ता है तो बैंक को फायदा होगा कि नहीं? बैंक भी तो कमाने के लिए बैठा है। ठीक है ना? चलो अब उसके बाद आता है हेबियस कॉर्पस। ध्यान से सुनना। मैं गार्डन में बैठी हूँ, मैं कहा बैठी हूँ? गार्डन में, बढ़िया गाने वाने लगा के बैठी हूँ। ठीक है, कोई तो भी बादशाह का एक बढ़िया सा गाना लगाया मैंने, गाना लगा के मैं बैठी हूँ, गाने सुन रही हूँ। पुलिस आती है और बोलती है यहाँ से निकलो। मैंने बोला क्यों भाई, मैं क्यों निकलूं? ये पब्लिक गार्डन है, मैं क्यों निकलूं यहाँ से? पुलिस ने बोला यहाँ से निकलो। मैंने बोला मैं नहीं निकलूंगी। मैं क्यों निकलूं? आप रीजन बताओ ना, क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया। क्या रीजन था? क्यों डाला जेल में? नहीं डाल सकते ना। तो अब मेरे पास एक पावर है, एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री मेरे पास एक पावर है, रिट, रिट अप्लाई करने की। क्या अप्लाई करने की? रिट अप्लाई करने की। रिट क्या है? एक तरह की एप्लीकेशन होती है जो आप कोर्ट में फाइल कर सकते हो। क्या फाइल कर सकते हो? कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो जिसको हम बोलते हैं रिट। उस रिट का नाम क्या है? ऐसे बहुत सारी रिट्स होती है, उस रिट का नाम क्या है? हेबियस कॉर्पस। क्या नाम है उसका? हेबियस कॉर्पस। ये एक लेटिन लैंग्वेज है। अब बेसिकली ये क्या बोलता है हेबियस कॉर्पस, कि अगर किसी पर्सन को
अगर किसी सिटीजन ऑफ इंडिया को उसके फंडामेंटल राइट्स एंजॉय करने से रोका गया, भाई मैं मेरे पास राइट टू फ्रीडम है ना, मैं वहां जंगल में, सॉरी नॉट जंगल, मैं गार्डन में बैठी हूँ, मेरे पास पूरा राइट है बैठने का, मेरा फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम, पढ़ा है ना आप लोगों ने फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, तो मेरे पास ये पूरा राइट है। पर अगर मुझे बिना कोई वजह से मुझे वहां से हटाया गया, मुझे बिना वजह से डिटेन किया गया, मुझे बिना वजह से अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया मतलब मुझे कोई फंडामेंटल राइट को यूज करने से रोका गया, मतलब डिटेन किया गया, मुझे जेल में डाला गया और उसकी कोई वजह नहीं थी, तो फिर मैं वो रिट जारी कर सकती हूँ, मैं वो रिट अप्लाई कर सकती हूँ, फाइल कर सकती हूँ। उस रिट का नाम क्या है? हेबियस कॉर्पस, जो ये बोलता है कि सर मुझे आप या तो रीजन दो कि मुझे ऐसा, मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया, और अगर कोई रीजन नहीं है, अगर ये लॉफुल नहीं था, अगर लॉ में मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, तो मुझे बाहर निकाला जाए, और जिस भी पर्सन ने मेरे साथ ऐसा किया, जिस पुलिस वाले ने मेरे साथ ऐसा किया, उस पर एक्शन लिया जाए। उस एप्लीकेशन को हम बोलते हैं क्या? रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। सो रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस क्या बोलती है कि हर कंट्री के हर सिटीजन के पास कोई फंडामेंटल राइट्स है जिसको वो एंजॉय कर सकता है। अगर वो फंडामेंटल राइट एंजॉय करने से रोका गया, उसको अननेसेसरीली बिना कोई वजह के, बिना कोई क्राइम के उसको अरेस्ट किया गया, तो फिर मैं वो रिट इश्यू कर सकती हूँ, मैं वो अप्लाई कर सकती हूँ, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस मैं अप्लाई कर सकती हूँ और पूछ सकती हूँ कि मुझे क्यों किया गया, और अगर कोई रीजन नहीं है तो फिर मेरी अगर फ्रीडम बिना वजह से रोकी गई तो मुझे आप छोड़ो और उस पर्सन को पकड़ो, उस पुलिस वाले को पकड़ो, उस पुलिस वाले पे एक्शन लो जिसने मेरे साथ ऐसा किया। तो ये राइट मेरे पास है, ये राइट मेरे पास नहीं, आप सबके पास है। ठीक है क्या? समझ आया क्या? फ्लोटिंग और फ्लक्चुएटिंग रेट में डिफरेंस है क्या मैम? नो डियर, नो मेरी जान, बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। चलो अब हम आते हैं हेजिंग। हेजिंग भी इंटरेस्टिंग है, देखो मैं समझ रही हूँ तुम लोगों के लिए कॉन्सेप्ट थोड़े से टफ है, बट आएंगे तो पढ़ना तो है, ठीक है ना? चलो अब आता है हेज। हेज बेसिकली क्या बोलता है? स्टॉक मार्केट जो होता है ना, स्टॉक मार्केट में आपके पास ऑप्शंस होते हैं। आप लोगों ने कभी नाम सुना है इंट्राडे का? इंट्राडे का नाम सुना है? इंट्राडे क्या होता है ना स्टॉक मार्केट में, जैसे कंपनी है RIL, क्या है कंपनी का नाम? RIL। RIL के मुझे शेयर्स लेना है। अब मेरे पास ना शेयर्स, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं शेयर्स खरीद ही लूं, पर मुझे फिर भी कहीं ना कहीं पैसे कमाने हैं, तो उसका क्या तरीका है? उसका तरीका है इंट्राडे। उसका क्या तरीका है गाइस? इंट्राडे। अब मैम ये इंट्राडे क्या होता है मैं बताती हूँ। समझो आज प्राइस है 10 रुपए, कितनी प्राइस है? 10 रुपए, ठीक है? तो मैं क्या करूंगी, मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने पूरी मार्केट की स्टडी की, मुझे लग रहा है आज प्राइस, आज के आज में प्राइस जो होगी वो क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। क्या हो जाएगी? प्राइस गिर जाएगी, ठीक है? तो सिंपल सी बात है, अगर प्राइस आगे गिरने वाली है, चलो एक उल्टा समझते हैं, पहले सिंपल वाला समझेंगे। समझो मुझे लग रहा है प्राइस बढ़ जाएगी, ये तो बहुत सिंपल है, तो मुझे लग रहा है प्राइस 10 की जगह 12 हो जाएगी। अब मैंने क्या बोला, मेरे पास इतना पैसे नहीं कि मैं शेयर्स खरीद लूं, तो मैं क्या करूंगी, मैंने पोजीशन लूंगी। मैं क्या करूंगी? एक पोजीशन लूंगी बाय की, ठीक है? बाय की पोजीशन लूंगी, और बाय की पोजीशन लेने के बाद मैं जब प्राइस बढ़ जाएगी तो मैं सेल की पोजीशन ले लूंगी। मैं किसकी पोजीशन ले लूंगी गाइस? सेल की ले लूंगी। तो मैंने कितने पैसे कमा लिए? 2 रुपए कमा लिए। कितने रुपए कमा लिए? 2। पर मैम ये पोजीशन लेना क्या? पोजीशन लेना मतलब ये जो शेयर्स है, मैंने आप लोगों को डीमैट अकाउंट बताया था उस दिन कि डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स चले जाते हैं। तो द पॉइंट इज कि मैं यहाँ पर शेयर्स अपने डीमैट अकाउंट में डलवा नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ एक पोजीशन ले रही हूँ जिसमें मैं दिखा रही हूँ कि मैं आज के दिन ही बाय कर रही हूँ, मुझे आज के ही दिन सेल करना पड़ेगा,
ठीक है, बस मुझे ऐसा उम्मीद थी कि मेरी प्राइस, शेयर की प्राइस 2 रुपए बढ़ जाएगी, तो मैंने पहले बाय की पोजीशन ले ली, फिर जब प्राइस बढ़ गई तो मैंने सेल की पोजीशन ले ली, तो मुझे कितना प्रॉफिट हो गया, 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया। आ रहा है सबको समझ में? लेकिन अगर इसकी जगह सोचो, अभी प्राइस 10 रुपए है और मुझे लग रहा है अरे अरे आज तो प्राइस गिर जाएगी, ठीक है, तो मैं ना पोजीशन उल्टी भी ले सकती हूँ, मैं उल्टी पोजीशन ले लूंगी सेल की, ठीक है, मैं सिर्फ एक एंट्री कर रही हूँ, मैं एक सेल की पोजीशन ले रही हूँ। क्या मेरे पास अभी शेयर्स हैं ऑलरेडी? नहीं है, तो क्या मैम आपके शेयर्स नहीं है तो भी आप सेल कर सकते हो? मैं सेल नहीं कर रही हूँ, मैं एक पोजीशन ले रही हूँ सेल करने की, ठीक है। उसके बाद जब प्राइस उसकी गिर जाएगी तो मैं क्या करूंगी, बाय कर लूंगी। अब सोचो, मैंने ज्यादा में सेल किया, कम में बाय कर लिया, तो मैं क्या हो गई, मेरे पास फिर से 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया। और यहाँ पर मेरे पास क्या कोई शेयर्स मेरे डीमैट अकाउंट में है? नहीं। क्या मैंने शेयर्स खरीद लिए? नहीं, मैंने सिर्फ प्राइस बढ़ने और कम होने का फायदा उठाया। आ रहा है समझ में? पैसे इसमें भी लगते पर बहुत कम पैसे लगते हैं। आ रहा है सबको समझ में बहुत अच्छे से? सो आई एम व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, मैं ना सिर्फ एक पोजीशंस ले रही हूँ, मैं सिर्फ एंट्री कर रही हूँ। एंट्री किसकी? जब मुझे लग रहा है कि अच्छा अभी 10 रुपए प्राइस है, बाद में आज शायद 2 रुपए बढ़ जाएगी, तो मैंने अभी बाय की पोजीशन ले ली, बाद में सेल की पोजीशन ले लूंगी, तो क्रॉस हो गई पोजीशन और मैंने 2 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है। अगर मुझे लग रहा है कि आज जाके प्राइस गिर जाएगी, तो मैंने अभी 10 रुपए अभी मैंने सेल कर दिया और बाद में जाके बाय की पोजीशन ले ली, तो फिर से पोजीशन क्रॉस हो गई और मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया। आया समझ बहुत अच्छे से? अभी बताओ सिद्धेश मैम, नॉट अंडरस्टूड। अभी बताओ, अभी समझ आया क्या? देखो, reducing risk by taking a position which offsets existing or anticipated exposure in financial operations। हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर कहीं ना कहीं जब मुझे पता है कि आगे जाकर प्राइस बढ़ेगी या मुझे पता है आगे जाकर प्राइस गिरेगी, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपनी रिस्क कम करने के लिए या पैसा कमाने के लिए मैं अभी सेल वाली पोजीशन ले रही हूँ और फिर मैं बाय वाली पोजीशन ले लूंगी, ठीक है। तो इससे मैंने क्या किया, जो प्राइस गिरने वाली थी उसका मैंने रिस्क को कम कर दिया और 2 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। अभी आया क्या समझ में? देखो, पोजीशन लेने का मतलब बहुत सिंपल है गाइस, पोजीशन लेना मतलब एक एंट्री करना। एंट्री किस चीज में करना? एंट्री अपने डीमैट अकाउंट में करना कि हम अभी एक पोजीशन एक जगह पर आ रहे हैं। एक जगह पर कैसे आ रहे हैं? अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया था, आज मैं सुबह उठी, मार्केट ओपन हुआ, अभी मैंने कुछ नहीं किया था, बट जैसे ही मार्केट ओपन हुआ मैंने देखा अरे अभी तो 10 रुपए प्राइस है और प्राइस आगे बढ़ सकती है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, अब और मैंने अपना बैंक अकाउंट चेक किया तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने बहुत बढ़िया सी चीज कर दी, मैंने 10 रुपए पे बाय की एक एंट्री कर दी, मतलब मैंने एक बोली लगा दी कि मैं खरीदूंगी, ठीक है, मैंने एक बोली लगा दी कि मुझे खरीदना है। शेयर मेरे अकाउंट में अभी भी नहीं जाएंगे, ठीक है ना। अभी जब प्राइस उसकी 12 रुपए बढ़ जाएगी तो मैं वो बोली वापस खींच लूंगी और वो शेयर अपने आप में सीधे सीधे उसी दिन सेल हो जाएंगे, तो मुझे उसी दिन का प्रॉफिट कितना हो गया, 2 रुपए का हो गया। अच्छा, अब क्या हुआ, मार्केट, ये सब क्या हुआ, मार्केट क्लोज होने के पहले हुआ। मार्केट क्लोज होने के बाद अगर मैं सेल करने जाती तो मुझे एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ते और वो शेयर्स मेरे डीमैट अकाउंट में आ जाते, लेकिन मार्केट क्लोज होने के पहले ही मैंने ये कर दिया, तो आप समझ लो अब दुकान क्लोज हो गई और अब दुकान में क्या हुआ, मैंने उसको सेल कर दिया। यहाँ पर आप सोचो, एक जनरल स्टोर है जहां पर मैं मैंगोज खरीदने गई। क्या खरीदने गई? मैंगोज, ठीक है। मैंगोज जब खरीदने गई तो मेरे पास पूरे पैसे नहीं थे, मैंने दुकानदार से पूछा आपके मैंगो के भाव क्या है, उसने बोला 10 रुपए। मैंने बोला मेरे पास इतने पैसे नहीं, बट मुझे इससे पैसे जरूर कमाना है, मुझे मैंगोज घर नहीं लेके जाना है, मुझे बस मैंगोज की प्राइस कम होने से या बढ़ने से पैसे कमाने। तो उसने भी बोला 10 रुपए है। अब मैं वहीं खड़ी रही उस दुकान के बाहर और
मैंने वेट किया कि मैंगोज की उसके पास दुकानदार के पास कितनी डिमांड आ रही थी, डिमांड ज्यादा हो गई तो डिमांड से क्या क्या हो जाता है, प्राइस बढ़ जाती है। तो उस शाम को मार्केट क्लोज होने से पहले, दुकान क्लोज होने से पहले उसकी प्राइस 12 रुपए हो गई। मैंने वो पोजीशन को क्रॉस कर दिया, उसको सेल कर दिया और वहीं पर मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया। क्या मैं मैंगोज घर लेके गई? नहीं। क्या मैंने पूरे पैसे दिए? नहीं। मैंने सिर्फ एक थोड़ा सा अमाउंट दिया, जो भी मैंने वापस पैसे ले लिया और 2 रुपए और तो और कमा लिए। अभी आया क्या समझ? बताओ। इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली ओके। नहीं समझ आए तो ये आप लोगों को बहुत टिपिकल वर्ड है जो आप लोगों को इसमें आ चुका है। एज अ CSWT स्टूडेंट ये एक बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है जो एग्जीक्यूटिव के बच्चों को बहुत मुश्किल समझ में आता है। नहीं समझ में आ रहा है, इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स वेरी इजी। मैं बताऊं खुद तो मुझे भी ये सारी चीजें अभी 2 साल पहले समझ में आई है, ठीक है ना? तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ आ रहा है खुल के बोलो नहीं। आया क्या समझ? और एंड डोंट वरी, हम लोग एक बार कल फिर से खुले दिमाग से फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? अरे बोलो, सो गए हो क्या? मैम आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन क्यों करते हो? अरे धन्यवाद, खुशी, बहुत खुशी। एकदम फाड़ू। चलो, एक नंबर, कोई दिक्कत नहीं, फिर से कल डिस्कस करेंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है ना? चलो, अब हम आते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग पे। अब ये भी ध्यान से सुनना, ठीक है? इजी है, ये बहुत इजी है। इनसाइडर ट्रेडिंग जो होता है गाइस, सोचो, देखो, तुम लोगों को पता है स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है? स्टॉक मार्केट ना डिमांड और सप्लाई पे काम करता है। अगर कोई कंपनी है उसने डिविडेंड डिक्लेयर किया, अगर कोई कंपनी ने बोला कि हम इतना इतना डिविडेंड दे रहे हैं, तो वो एक गुड न्यूज है कंपनी के लिए, मतलब शेयर होल्डर के लिए तो अच्छी खुशी की बात है। आप लोगों ने अभी मुझे बताया कि मैम डिविडेंड मतलब इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न मिलता है। तो ये जो डिविडेंड वाली न्यूज है, ये सब लोगों के सामने जब पब्लिक में आई, ठीक है, उससे क्या हुआ? उससे शेयर की प्राइस बढ़ गई, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जो कंपनी के जो अंदर जो डायरेक्टर्स बैठे हैं ना, डायरेक्टर्स बैठे हैं, CEO है, CS है, उनको तो पहले ही पता चल जाता है कि ये डिविडेंड बढ़ने वाला है और डिविडेंड बढ़ेगा तो शेयर की प्राइस भी बढ़ेगी, है ना? तो वो लोग क्यों नहीं ये करते कि वो लोग बहुत लाखों में शेयर्स खरीद लें और फिर जब प्राइस बढ़ जाएगी तो बेच देंगे? वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। देखो गाइस, सिंपल सी बात है, जो डिविडेंड वाली जो न्यूज थी ना, जो गुड न्यूज थी, जिससे शेयर की प्राइस आगे चेंज हो सकती थी, शेयर की प्राइस बढ़ सकती थी, उस इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। कैसी इंफॉर्मेशन? सेंसिटिव या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन कंपनी की स्टॉक मार्केट की प्राइस में चेंजेस ला सकती है। करेक्ट है ना? अब ये जो इंफॉर्मेशन जब सबके सामने आई, गुड न्यूज बन के सबके सामने आई। अब गुड न्यूज बन के सबके सामने कैसे आएगी? CNN IBN पे आ जाएगा, न्यूज़पेपर में आ जाएगा, वेबसाइट पे आ जाएगा, फेसबुक पे आ जाएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया पे आ जाएगा, ठीक है, ऐसे करके न्यूज आती है। तो माय पॉइंट इज कि ये जो सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो अभी तक अनपब्लिश्ड थी। अनपब्लिश्ड मतलब अभी तक पब्लिश नहीं हुई थी, और फिर वो पब्लिश हुई और फिर वो गुड न्यूज बन गई और फिर वो शेयर की प्राइस को बढ़ा दिया। करेक्ट है कि नहीं? सो माय पॉइंट इज कि ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनके पास ये अनपब्लिश्ड इंफॉर्मेशन पहले से ही होती है, जैसे डायरेक्टर, उनको पता है ना कि डिविडेंड डिक्लेयर होने वाला है, उनको पता है कि शेयर की प्राइस बढ़ने वाली है, तो उन लोगों को हम बोलते हैं इनसाइडर, अंदर के आदमी। बोलते ना अंदर की इंफॉर्मेशन है, तो ये अंदर के आदमी है। तो अंदर के आदमियों के पास क्या इंफॉर्मेशन होती है? अनपब्लिश्ड सेंसिटिव
इंफॉर्मेशन, कैसी इंफॉर्मेशन होती है? अनपब्लिश सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। उनको पता है कि डिविडेंड डिक्लेयर होने वाला है, उनके पास इंफॉर्मेशन पहले से है कि शेयर की प्राइस बढ़ने वाली है, तो उन लोगों के लिए, उन इनसाइडर के लिए ट्रेडिंग अलाउड नहीं होती है। आ रहा है क्या समझ? वरना हम बेवकूफ थोड़ी ना है जो कंपनी के बाहर बैठे हैं और वो एक कोई इंफॉर्मेशन है जो शेयर की प्राइस बढ़ा सकती है, उसका पब्लिश होने का वेट कर रहे हैं, और जब प्राइस बढ़ेगी तब हम शेयर्स को बेचेंगे। हम गधे थोड़ी ना है। आ रहा है समझ में? तो जो लोग अंदर के आदमी होते हैं, जो इंसाइडर्स होते हैं, जिनके पास ऐसी इंफॉर्मेशन पहले से होती है, क्योंकि वो कंपनी के लिए काम करते हैं, उन लोगों के लिए ट्रेडिंग अलाउड नहीं होती है। पर कौन सी ट्रेडिंग अलाउड नहीं होती है? उस कंपनी की ट्रेडिंग अलाउड नहीं होती है। तो अगर रिलायंस के डायरेक्टर है मुकेश अंबानी, तो मुकेश अंबानी के पास ये इंफॉर्मेशन पहले से होगी, तो वो उस कंपनी के शेयर्स में ट्रेडिंग बाय और सेल नहीं कर सकते हैं। वो कब करेंगे? जब ये इंफॉर्मेशन सबके सामने आ जाएगी। अब सोचो, आज सुबह 9 बजे ये इंफॉर्मेशन सबके सामने आ गई कि डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, अब प्राइस बढ़ गई, अब कंपनी के गुड न्यूज थी भाई, प्राइस बढ़ गई। अब प्राइस बढ़ गई तो अब जैसे मुझे पता वैसे मुकेश अंबानी को भी पता, अब मुकेश अंबानी चाहे तो अब बाय सेल कर सकता है, क्योंकि अभी सबके लिए फेयर हो जाएगा, सबके लिए इक्वल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब तक बाकी सारे बाहर वाले लोगों को नहीं पता, आउटसाइडर्स को नहीं पता, तब तक इनसाइडर भी ट्रेड नहीं कर सकता। आया सबको समझ में? बहुत अच्छे से, पक्का? बढ़ेंगे क्या आगे? मैम हेज का मतलब क्या? हेज का मतलब अपनी रिस्क कम करना, प्रॉफिट बढ़ाना और रिस्क कम करने को हम हेज बोलते हैं। और हम हेजिंग क्यों करते हैं? ताकि हम ये अपना रिस्क को कम कर सके, कम कर सके। और रिस्क को हम कम कैसे करते हैं? ये पोजीशंस लेने से, भाई पहले बाय की पोजीशन ली, फिर सेल कर लिया, सेल की पोजीशन ली, फिर बाय कर लिया, इससे हम अपनी रिस्क को कम करते हैं और उसको हम बोलते हैं हेजिंग, ठीक है ना। चलो अभी इनसाइडर ट्रेडिंग समझ आई होगी, तो हम आगे बढ़ेंगे। आज हम लोगों का लेक्चर 2 बजे तक रहेगा। चलो अब हम आते हैं एमसीए पे। एमसीए समझते हो ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिसके पास भी कंपनी की पूरी डिटेल्स होती है, वो एमसीए होता है। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा वैसे तो। एमसीए का मतलब बेसिकली, एमसीए एक ऐसा डिपार्टमेंट है, एक ऐसा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जहां पर सारी कंपनीज रजिस्टर होती है, ठीक है। कंपनी की पूरी डिटेल्स जो होती है वो एमसीए के पास ही होती है। इसकी एक वेबसाइट होती है www.mca.gov.in, ठीक है। सीएस बनने के बाद जिंदगी भर आपको इस वेबसाइट पर काम करना है। सीएस बनने के बाद इनफैक्ट आर्टिकलशिप में भी आपको इसी वेबसाइट पर काम करना है, क्योंकि पूरी कंपनी की डिटेल्स, कंपनी का नाम, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस, उसका एड्रेस, उसका ईमेल, वेबसाइट, कैपिटल, सब की सब चीजें जो है वो एमसीए पर होती है। और जब कल मैंने आपको बताया था कि हम आरओसी को फॉर्म फाइल करते हैं, हम एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं, तो आरओसी जो है वो एमसीए के अंडर ही काम करती है। आ रहा है समझ में? तो आरओसी को अगर हम फाइल कर रहे हैं तो बेसिकली आरओसी को नहीं कर रहे हैं, आरओसी के थ्रू हम एमसीए को फाइल करते हैं। तो फॉर्म्स अल्टीमेटली सीधे कहां जाते हैं? एमसीए की वेबसाइट पर जाते हैं, ठीक है। ओके ऑलराइट, अब हम आएंगे मीडिएशन पे। मीडिएशन बेसिकली क्या होता है? आर्बिट्रेशन याद है ना आपको? आर्बिट्रेशन क्या होता है? कोर्ट के बाहर सेटल करना, ठीक है। कोर्ट के बाहर सेटल करना मतलब भाई मेरे और मयूर सर के बीच में झगड़े हो गए, ठीक है। अब हमारे बीच में झगड़ा हो गया, हम राज सर के पास गए, क्योंकि राज सर हम दोनों की इक्वल फ्रेंड है ना। तो हम दोनों राज सर के पास गए, तो राज सर क्या बन गए? मीडिएटर या आर्बिट्रेटर। आ रहा है समझ में? तो हमारे बीच में जो भी झगड़ा हुआ उसको राज सर सॉल्व करेंगे, तो राज सर हो गए आर्बिट्रेटर या फिर मीडिएटर। तो ये जो पूरी प्रोसेस है उसको हम आर्बिट्रेशन या फिर मीडिएशन बोलते हैं। पर राज सर जो काम करेंगे वो अपनी खुशी से करेंगे, मतलब वॉलंटरीली करेंगे, मतलब अपनी इच्छा से करेंगे। और जो राज सर बोलेंगे वो हम दोनों को क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। तो आर्बिट्रेशन और मीडिएशन सेम होता है, ठीक है ना। सबको आर्बिट्रेशन पढ़ा है ना सबने? जिसे नहीं पढ़ा है वो लेक्चर देख लेना, लेक्चर अभी भी यूट्यूब पर है। उसके बाद आता है पर्जरी। पर्जरी मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही। पर्जरी का मतलब धोखाधड़ी करना, झूठ बोलना,
जो अपन एफिडेविट बनाते हैं ना, एफिडेविट में गलत गलत चीजें लिखना, इसको हम बोलते हैं पर्जरी करना। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या होता है, जैसे एफिडेविट मैंने आपको बताया था, एफिडेविट बेसिकली एक तरह का ऐसे एविडेंस होता है जिसमें हम बोलते हैं कि जो हम बोल रहे हैं वो हम सच बोल रहे हैं, सच के सिवा कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब वो भगवत गीता वाला सीन नहीं होता है कि भगवत गीता पे रख रहे हैं, वो नहीं होता है। एफिडेविट में हम जो लिखते हैं उसको एविडेंस की तरह माना जाता है कि जो जो चीजें मैं लिख रही हूँ वो सब सच है, और अगर बाय चांस उसमें कोई भी चीज जो लिखी हुई है वो झूठ निकलती है और पता चलता है मैंने झूठ बोला था, तो मुझे पर्जरी के चार्जेस लगेंगे, मुझ पे पेनल्टी लगेगी, मुझ पे फाइन लगेगा, और जरूरत पड़ा तो मुझे जेल में भी डाल सकते हैं। तो अंडर ओथ मतलब क्या, अंडर ओथ मतलब अंडर एफिडेविट, लिख लो वहां पर, अंडर ओथ मतलब अंडर एफिडेविट, अगर मैं कुछ भी झूठ बोल रही हूं तो वो पर्जरी माना जाएगा। ठीक है ना। अब आता है परक्विजिट। आप लोगों ने देखा होगा ना, बहुत सारी कंपनीज में आपके कोई भाई बहन हो, मम्मी पापा हो, चाचा चाची हो, दोस्त हो, जो जिन लोगों को कंपनी में काम करते करते आप गाड़ी मिली है, लैपटॉप मिला है, घर मिला है, होता है कि नहीं, ट्रिप मिली है कि ट्रिप पर जाओ घूम कर आओ, होता है कि नहीं, उनको परक्विजिट्स बोलते हैं। तो ऐसे एडिशनल बेनिफिट्स जो आपको सैलरी या वेजेस के साथ मिलते हैं, जैसे घर हो गया, गाड़ी हो गई, लैपटॉप हो गया, कोई भी ऐसी चीज हो गई, इंटरनेट वो डोंगल हो गया, तो ये सब क्या होता है गाइस, परक्विजिट्स। आया क्या समझ, तो बोलो आया। चलो अब हम आते हैं पोर्टफोलियो पर। किस पर आते हैं, पोर्टफोलियो। देखो यार, मैंने आईसीआईसीआई बैंक के शेयर्स खरीद रखे हैं, रिलायंस के शेयर्स खरीद रखे हैं, टाटा इंडस्ट्रीज के शेयर्स खरीद रखे हैं, मैंने अपना अडानी के शेयर्स खरीद रखे हैं, मैंने लेट्स से मैंने इंडिगो जो फ्लाइट है उसके शेयर्स खरीद रखे हैं। तो मैंने इतने सारे जो सिक्योरिटीज, इतने सारे जो शेयर्स खरीदे ना, ये सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स, ठीक है ना, इतने सारे जो सिक्योरिटीज खरीद रखी है, उसके पूरे बास्केट को पोर्टफोलियो बोलते हैं। आ रहा है समझ में, उसके पूरे बास्केट को क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो ऐसा कुछ है नहीं। पोर्टफोलियो मतलब क्या, कि जहां जो एक ऐसा डीमैट अकाउंट, मैंने आपको क्या बताया था, एक ही डीमैट अकाउंट में सारे शेयर्स आ जाते हैं। तो मेरा जो डीमैट अकाउंट है जिसमें आईसीआईसीआई, रिलायंस, टाटा मोटर्स, टाटा अपना ये रिलायंस जियो हो गया, फिर अपना मैंने अभी क्या नाम बताया आपको, नाम ही भूल रहा मैं, अडानी बताया, ठीक है, इंडिगो बताया। तो ये जो डीमैट अकाउंट में सबकी जो सिक्योरिटीज पड़ी हुई है ना, तो वो मेरा पोर्टफोलियो माना जाएगा, कि मेरे पोर्टफोलियो में, मेरे बास्केट में, मेरे बैग में इतनी सारी चीजें पड़ी हुई है। तो अगर हमारे बैग में सारी चीजें पड़ी होती तो हम उसको बैग बोलते हैं, अगर हमारे किसी चीज में सारी शेयर्स पड़े होते तो हम उसको पोर्टफोलियो बोलते हैं। आ रहा है सबको समझ में, बहुत अच्छे से, ठीक है। आपने जितने अच्छे अच्छे सिक्योरिटीज अगर खरीदी है जिनसे आपको नुकसान नहीं होगा, तो हम उसको बोलते हैं यू हैव अ वेरी गुड पोर्टफोलियो। अगर आपने ऐसी रिस्की सिक्योरिटीज, रिस्की शेयर्स खरीदे हैं जो कभी भी गिर सकते हैं, जो कभी भी बंद हो सकती है कंपनी, तो होता है यू हैव अ बैड पोर्टफोलियो। अगर आपको लॉस ही लॉस है, आपके शेयर्स में आपको लॉस ही लॉस हो रहा है, तो बैड पोर्टफोलियो। अगर आपको शेयर्स में प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है तो गुड पोर्टफोलियो, ठीक है। लेकिन पोर्टफोलियो में हम पूरा एक साथ टोटल करके बात करते हैं, हम एक एक कंपनी की बात नहीं करते हैं। सारे जितने भी कंपनीज के शेयर्स मैंने खरीदे हैं, उन सबसे मुझे टोटल में ऑन एन एवरेज मुझे लॉस हो रहा है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, उस हिसाब से आपका पोर्टफोलियो डिसाइड होता है, ठीक है ना। बढ़ेंगे आगे, चलो अब हम आते हैं प्राइस बैंड पे। प्राइस रिगिंग पर हम स्टॉप कर देंगे, ठीक है, प्राइस रिगिंग के आगे हम कल पढ़ेंगे। चलो प्राइस बैंड सबसे पहले पढ़ते हैं। देखो बहुत बार कंपनी क्या करती है, ध्यान से सुनना, आप लोगों ने कभी, मुझे बताना चार्ट में, आप लोगों ने कभी ऐसा नोटिस किया है कि आप कोई पर्टिकुलर कंपनी की गाड़ी आने वाली है, ठीक है, कोई कंपनी है जिसका मतलब टाटा है, वो गाड़ी लॉन्च करने वाली है, तो गाड़ी की ना प्राइस वगैरह कुछ नहीं लाती, सबसे पहले ये बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग लगा देते जिसमें वो गाड़ी एकदम सुंदर दिखती है और गाड़ी के थोड़े थोड़े फीचर्स दिखते हैं, लेकिन वो कार की प्राइस वो डिस्क्लोज नहीं करती है, ठीक है।
ऐसा होता है, बहुत बार होता है, कोई कार आने वाली है, कोई बाइक भी आने वाली है, तो वो उसका ऐड कर देंगे, उसका एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, उसका होर्डिंग होर्डिंग पे ऐसे बड़े बड़े पोस्टर लगे रहेंगे रोड्स पे, उसके फीचर्स भी लिखे होंगे कि उसका माइलेज कितना है, ये कितना है, वो कितना है, पर उसकी प्राइस नहीं आती। ऐसा नोटिस किया है आपने? होता है कि नहीं होता है? अंकित, वैष्णवी, अनीशा, सिद्धेश, साधना, जागृति, शुभम, राइट? तो ये क्यों होता है? क्योंकि वो कंपनी ऐसा क्यों कर रही है कि कार की फोटो वोटो दीदी, प्राइस नहीं दिया? क्योंकि वो कंपनी पहले डिमांड देखना चाहती है कि लोग कितना इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर देखा कि लोगों ने तो इसकी डिजाइन और फीचर्स इतने पसंद किए, तो कंपनी ज्यादा प्राइस पे निकालेगी, ठीक है? और अगर उनको लगा कि लोग कम पसंद करें, तो कम प्राइस पे निकालेगी। तो कंपनी क्या करती है ना, बड़ी स्मार्ट होती है, कंपनी ना एक प्राइस का रेंज दे देती है। जैसे कि एक प्राइस का रेंज हो गया 10 लाख से 15 लाख, ठीक है? 10 लाख से 15 लाख उन्होंने प्राइस रेंज दे दिया। इसको हम बोलते हैं प्राइस बैंड। इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइस बैंड। पर गाइस, ये जो चीज है ना, ये कार्स के उसमें नहीं होती। कार्स के उसमें प्राइस बैंड नहीं आता है, ये होता है शेयर्स के उसमें। किसमें आता है? शेयर्स के उसमें। तो कंपनी क्या करती है ना, शेयर की पूरी स्कीम निकाल देगी मार्केट में, पूरे फीचर्स बता देगी, और फिर डिमांड देखेगी पहले चुपचाप बैठ के कि लोग कितने में वो शेयर्स खरीदने के लिए रेडी है। अरे पता चला कि वो लोग, मतलब कम से कम भाव इन शेयर्स का कितना मिल रहा है? 100 रुपए, और ज्यादा से ज्यादा भाव कितना मिल रहा है? 150 रुपए। तो वो एक प्राइस बैंड दे देगी 100 से 150, ठीक है? क्या दे देगी? प्राइस बैंड दे देगी 100 से 150, कि अब आप लोग अपनी एप्लीकेशन लगाओ। आप लोगों ने देखा ना कि एप्लीकेशन मनी अपन पे करते हैं, अप्लाई करते हैं शेयर्स के लिए, तो आप एप्लीकेशन मनी लगाओ और हमको बताओ कि आप किस प्राइस पे खरीद रहे हो। तो मैं 100 रुपए में खरीदूंगी, मयूर सर 110 में खरीदेंगे, राज सर 120 में खरीदेंगे, हर्षद सर 130 में खरीदेंगे, सलीम सर 140 में खरीदेंगे, शाहरुख खान 150 में खरीदेगा, ठीक है? अब कंपनी देखेगी कि सबसे ज्यादा एप्लीकेशन किस प्राइस पर आई। तो कंपनी नोटिस किया कि सबसे ज्यादा एप्लीकेशन 140 रुपए के भाव पर आई, मतलब सबसे ज्यादा लोगों ने शेयर जो परचेज किए वो 140 पे परचेज किए, तो कंपनी फाइनल प्राइस क्या रख देगी? 140। अब मैंने किस पे खरीदे थे? 100 पे। तो अब अगर मैं चाहती हूँ कि शेयर मुझे अलॉट हो जाए, तो मैं 30 रुपए और देकर मैं शेयर खरीद लूंगी, और अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं शेयर्स ड्रॉप कर दूंगी। आया क्या समझ में? बहुत अच्छे से। फिर से, तो कंपनी क्या करती है? कंपनी सीधे सीधे प्राइस नहीं बताती कि हम आपको इतने में बेच रहे हैं। हम कंपनी ये नहीं बताती कि ये इतने शेयर्स हम इतने रुपए में इशू कर रहे हैं, ऐसे डायरेक्टली नहीं होता है। कंपनी क्या करेगी? कंपनी सबसे पहले तो सारी स्कीम वगैरह सब ओपन कर देगी ताकि लोगों का डिमांड समझ आए। फिर कंपनी ना एक प्राइस रेंज देगी, प्राइस बैंड देगी 100 से 150। तो जितने भी लोगों को एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन लगानी है, वो 100 से 150 के बीच में लगाए। 100 सबसे कम, 100 रुपए प्राइस कम है सबसे, और 150 रुपीज सबसे ज्यादा है। तो सबने अलग अलग लगा दी। अब कंपनी को लगा, कंपनी ने जब सब एप्लीकेशन रिसीव की, तो पता चला कि 140 रुपए जो है उस पर सबसे ज्यादा एप्लीकेशन आई, सबसे ज्यादा लोगों ने 140 रुपए पे एप्लीकेशन लगाई है। इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनल प्राइस हो गई 140। अब जिन लोगों ने 100 रुपए पे शेयर खरीदे, शेयर की एप्लीकेशन लगाई थी, उनके पास ऑप्शन है कि फाइनल प्राइस 140 डिसाइड हो चुकी है, अब आप 30 रुपए और एक्स्ट्रा दो और अपने पास शेयर अलॉट कर लो। आ रहा है समझ में? और पैसे नहीं है तो टाटा बाय बाय, बाहर में जाओ, ठीक है ना? और जिन लोगों ने 150 रुपए दिए थे एप्लीकेशन मनी, उनका पैसा जो है वो आगे की कॉल मनी में एडजस्ट
हो जाएगा। पढ़ा है ना आप लोगों ने एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, कॉल मनी पढ़ा है ना। तो 150 रुपीज जो है, जिन लोगों ने एक्स्ट्रा 10 रुपए दिए, 10 रुपए एक्स्ट्रा दिए ना यहाँ पर, तो जिन लोगों ने एक्स्ट्रा 10 रुपए दिए हैं उनके आगे अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा। तो बेसिकली जो प्राइस बैंड हमने पढ़ा वो प्राइस बैंड ये सिक्योरिटी का यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और तो समझ अच्छे से पक्का। मैं 40 रुपीज राइट सॉरी मैं 40 रुपीज पे करूंगी, मैंने 100 पे किए हैं और मुझे 140 अब फाइनल प्राइस हो गए हैं, तो मुझे 40 पे करना है। राइट, माय बैड। आगे के समझ, बढ़ेंगे आगे। लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, प्राइस रिगिंग। ठीक है, प्राइस रिगिंग क्या होता है गाइस? देखो, प्राइस रिगिंग बेसिकली एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट होता है जिसमें पूरा का पूरा मार्केट कंज्यूमर को ठगने के लिए बैठा होता है। समझो एक मार्केट है, ठीक है, ये मार्केट है और ये मार्केट में 3 सेलर्स हैं। ठीक है, कितने सेलर्स हैं? 3 सेलर्स का है, तीनों किराने की दुकान। ठीक है, अब ये तीनों किरानों की दुकान ने मिलकर एक अग्रीमेंट बनाया। क्या बनाया? एक अग्रीमेंट बनाया कि तीनों मिलकर कंज्यूमर को लूटेंगे। मतलब तीनों ने मिलकर प्राइस बढ़ा दी। कार्टेल पढ़ा है ना आप लोगों ने, कार्टेल है ना। तीनों ने मिलकर प्राइस बढ़ा दी और अब बोला कंज्यूमर को लूटेंगे। अब कंज्यूमर आया भाई, कंज्यूमर इसके पास गया, इसने बोला अरे इतनी प्राइस, मैं इसके पास जाऊंगी, अरे इतनी प्राइस, मैं इसके पास जाऊंगी। पर भाई तीनों ने मिलकर प्राइस बढ़ाई है ना, तो अब तीनों मिलकर मुझे ठग रहे हैं, तीनों मिलकर मुझे लूट रहे हैं और मेरे पास अब ज्यादा पैसा पे करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। उसको हम क्या बोलते हैं गाइस? प्राइस रिगिंग। ठीक है ना। सो इट इज द कलेक्टिव एफर्ट ऑफ बुल्स और बेयर्स। बुल्स और बेयर्स मतलब क्या? जो लोग मार्केट में बैठे हुए हैं उनके लिए उनका एक कलेक्टिव एफर्ट होता है। जो लोग प्राइस को क्या करते हैं? मैनिपुलेट करते हैं। जो लोग मिलकर प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं, अफेक्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं गाइस? प्राइस रिगिंग। आ रहा है समझ में? साथ में मिलकर कार्टेल बना के प्राइस बढ़ा देना या एक साथ प्राइस गिरा देना और कंज्यूमर की इंटरेस्ट को अफेक्ट करना, उसको हम प्राइस रिगिंग बोलते हैं। आया तो बोलो आया, नहीं आया तो बोलो नहीं आया। मैम शेयर प्रीमियम पर कैसे सेल करते हैं? शेयर प्रीमियम पे सेल करना मतलब देखो, शेयर प्रीमियम पे सेल करना कुछ नहीं होता है। आपकी शेयर की जो फेस वैल्यू होती है ना, वो कैपिटल से डिसाइड होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कैपिटल जो है वो 1 लाख रुपए है, ठीक है, और आप 100 शेयर में डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी फेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 1000 आपकी फेस वैल्यू हो जाएगी। अब कंपनी की जितनी गुडविल है, कंपनी का जितना ब्रांड है, कितना नाम है, उस हिसाब से आप प्रीमियम डिसाइड करते हो कि भाई हमको इस पे 500 रुपए तो प्रीमियम चाहिए क्योंकि हमारी कंपनी की वैल्यू इतनी है और हमें पता है हमारे शेयर्स बिक जाएंगे, तो उस हिसाब से वो प्रीमियम डिसाइड करेंगे। ठीक है ना। बट ये जो प्राइस बैंड की बात है, उसमें प्रीमियम, उसमें भी जो प्रीमियम होगा ना, वो प्राइस बैंड में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे लग रहा है मिनिमम 1000 रुपए तो फेस वैल्यू प्लस 500 रुपए मुझे प्रीमियम चार्ज करना चाहिए शेयर को बेचने के टाइम पे। एज अ कंपनी मुझे 500 रुपए प्रीमियम चार्ज करना चाहिए, तो मैं प्राइस बैंड क्या रख दूंगी? 1500 से 2000 रुपए। आ रहा है समझ में? बहुत अच्छे से। तो प्राइस बैंड में आप प्रीमियम इंक्लूड करके और प्राइस बैंड आप लॉन्च कर सकते हो। ठीक है। मधुरा प्लीज रिपीट, व्हाट यू वांट मी टू रिपीट? मधुरा प्लीज मुझे क्लियर बताओगे, आपको प्राइस रेटिंग समझना है या प्राइस बैंड समझना है? ओके देन, ऑलराइट। सो हम यहाँ पर करेंगे वाइंड अप और कल हम लोग मिलेंगे। कल हम लोग का लास्ट लेक्चर होगा, दैट इज लेक्चर नंबर 10। और फिर हम लोग इसमें से जो टफ वाले पॉइंट्स हैं, जो टफ वाले टर्म्स हैं, वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे सारे और फिर हम लोग वाइंड अप करेंगे। अच्छा, आप लोगों के लिए मैं आप लोगों से मैं फिर से ये आप लोगों को बोल रही हूँ, आई मीन
कंसिडर दिस एज अ रिक्वेस्ट। आपको रिक्वेस्ट माना है, आप रिक्वेस्ट मानो, आपको ऑर्डर माना है, आप ऑर्डर मान लो, आपको बेइज्जती मानना है, बेइज्जती मानो, बट यू हैव टू स्टडी ऑल ऑफ द टर्म्स बिफोर अटेंडिंग दिस लेक्चर टुमारो। कल लेक्चर के पहले आपको ये पूरा कंप्लीट करके आना रहेगा। आ रहा है समझ में? डन है क्या? और एक और चीज, आज भी अगर जिसको भी डाउट्स आए हैं वो हम लोग कल एक बार फिर से कर लेंगे, फिर से हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे, तो आप लोगों को बेटर क्लैरिटी आएगी। ठीक है? So for today I will wind up as Salim sir's lecture is pending, right? He must be waiting. तो हम लोग कल मिलेंगे, तब तक के लिए have a nice day, bye bye, नमस्ते।